हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। जय हिंद दोस्तों, आइए जानते हैं ड्रोन से जुड़ा हुआ भूत, भविष्य और वर्तमान, और कैसे दो देशों के झगड़े ने ड्रोन बनाने की नींव रख दी, जिसमें निकोला टेस्ला और एल्फ्रेड नोबल ने जाने अनजाने अपना भी योगदान दिया है। तो जी बात है साल 1848 की। उस समय ऑस्ट्रिया के मिलिट्री मसल काफी बड़े थे और ये दादागिरी करते हुए बाकी देशों की जमीन हड़पने में लगा हुआ था। ऑस्ट्रिया ने इटली की जमीन को कब्जाने के लिए इटली पर हमला कर दिया, पर इटली भी कमजोर नहीं था। इटली ने ऑस्ट्रिया का मार मार के भरता बना दिया। ऑस्ट्रिया को हारता हुआ देख इनके एक जनरल फ्रांस वॉन उचेटियस ने बैलून बॉम्ब को इटली की धरती पर गिराने का मन बना लिया। जैसा इनका नाम वैसे इनके काम। इन्होंने गुब्बारों के साथ बम लटकाकर इटली की तरफ भेजने शुरू कर दिए। कुछ बम इटली की तरफ जाके फट भी गए, लेकिन तभी पासा पलट गया, हवा का रुख उलट गया और ये बम बीच रास्ते से वापस ऑस्ट्रिया की तरफ मुड़ गए और ऑस्ट्रिया में जमकर तबाही मची। ये युद्ध ऑस्ट्रिया बुरी तरह से हार गया। लेकिन इस युद्ध ने एक बहुत बड़ी सीख दी, वो ये कि बिना दुश्मन की धरती पर कदम रखे हमला किया जा सकता है, और ये ड्रोन्स की पहली खूबी है। जैसा कि आप जानते हो कि ड्रोन्स में कैमरा लगा होता है, तो आखिर इस चीज की शुरुआत कहां से हुई थी? तो देखिए, 1849 में कैस्पर फिलिक्स नाम के एक आदमी ने फ्रांस में गर्म हवा का गुब्बारा उड़ाया और इस गुब्बारे पर एक कैमरा लगा था। हाँ जी, दुनिया की पहली एरियल फोटो कैस्पर फिलिक्स ने ही क्लिक करी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका ड्रोन की फोटोग्राफी से क्या लेना देना। तो देखिए, धरती पर खड़े होकर जो चीजें जैसी दिखाई देती हैं वैसी ऊंचाई से नहीं दिखती हैं, और क्योंकि ड्रोन्स काफी ऊंचाई से फोटो क्लिक कर सकता है या वीडियो ले सकता है, तो इस चीज की शुरुआत यहीं से हुई थी। इसके बाद आता है साल 1896, जिसमें डायनामाइट के इन्वेंटर यानी एल्फ्रेड नोबल, जिनके नाम पर नोबल प्राइज भी दिया जाता है, उन्होंने एक रॉकेट पर कैमरा लगाकर पहली बार एक मूविंग प्लेटफॉर्म से जमीन की तस्वीर खींची थी। अक्सर फोटोग्राफी करते हुए कैमरा और जिस चीज की फोटो खींची जा रही है वो दोनों स्थिर रहते हैं, लेकिन यहां पर पहली बार एक ऐसे कैमरे से फोटो खींची गई जो कि मोशन में था, और ड्रोन में ये टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल होती है, जिसकी खोज का श्रेय जाता है एल्फ्रेड नोबल को। अब आते हैं ड्रोन को वायरलेसली कंट्रोल करने वाली टेक्नोलॉजी पर। तो इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत करी थी निकोला टेस्ला ने। टेस्ला ने 1898 में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक बोट को वायरलेस तरीके से चलाकर यह साबित कर दिया कि मशीनों को रेडियो वेव्स की सहायता से चलाया जा सकता है। और जैसा कि आप जानते हो, आज के ड्रोन्स में रेडियो तरंगों की मदद से ही ड्रोन्स को कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद साल 1917 में अमेरिका ने एक टॉर्पिडो को पंख लगाकर उसे हवा में उड़ा दिया। हाँ जी, आप यकीन नहीं करोगे, अमेरिका ड्रोन बनाने की इतनी जल्दी में था कि उसने एक टॉर्पिडो को पंख लगाए और उसको हवा में उड़ाकर टारगेट पर गिराकर चेक कर लिया। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस टॉर्पिडो के ऊपर पंख को लगाया जा रहा है। हालांकि यह एक्सपेरिमेंट बहुत मशक्कत के बाद कामयाब हुआ, लेकिन हो गया। इसमें दो खास बातें थी। एक तो इसके जो ये पहिए हैं ये इसके साथ नहीं उड़ेंगे। दूसरी चीज, जब ये अपने टारगेट के पास पहुंचेगा तो इसका इंजन बंद हो जाएगा और इसके पंख भी इससे अलग हो जाएंगे और ये सीधा जाके अपने टारगेट पे गिरेगा। ये था दुनिया का पहला अटैक ड्रोन, पर यह वायरलेसली कंट्रोल नहीं था। यह था फायर एंड फॉरगेट मैकेनिज्म पर, यानी उड़ाओ और भूल जाओ। इसको बनाने वाले इन्वेंटर्स ने इसका नाम बग रखा, जिसे हिंदी में कीड़ा कहते हैं। अजीब सा नाम है, पर यही रखा था। इसको स्टेबलाइज किया जाता था इलेक्ट्रिक एंड न्यूमेटिक कंट्रोल के द्वारा। हालांकि इसकी वर्किंग के ऊपर पूरी किताब छपी हुई है, जो मैंने तो पढ़ रखी है। अगर आप कहोगे तो मैं इसकी पूरी वर्किंग आपको एक और वीडियो में एक्सप्लेन कर सकता हूं। ये 80 से 90 किलो का पेलोड ले जाने में सक्षम था, यानी इस टॉर्पिडो का वजन 80 से 90 किलो के आसपास था, क्योंकि ये खुद एक उड़ता हुआ बम ही था। इसके बाद आता है साल 1935। 1935 में अंग्रेजों ने एक आर्टिलरी बनाई। अब उसके टारगेट प्रैक्टिस के लिए उन्हें हवाई जहाज चाहिए थे, लेकिन कोई भी पायलट ऐसे हवाई जहाज को उड़ाने के लिए तैयार था ही नहीं जिस पर नीचे से तोप निशाना लगा रही हूं। किसी का दिमाग खराब है जो ऐसा प्लेन उड़ाएगा? अगर एक आध गोला सही निशाने पर लग गया तो पायलट सीधा ऊपर निकल जाएगा। अब अंग्रेजों को चाहिए था एक ऐसा जुगाड़ जिसे रिमोटली कंट्रोल करके उससे टारगेट प्रैक्टिस की जा सके। तो ये था दुनिया का पहला ऐसा यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल या ड्रोन
जिस पर आर्टिलरी के द्वारा टारगेट प्रैक्टिस की गई थी, यानी इन बड़ी बड़ी तोपों से इस प्लेन पर निशाने लगाए जा रहे थे। तो जी ये था ड्रोन से जुड़ा हुआ इतिहास। अब चलते हैं ड्रोन के विज्ञान पर। ड्रोन के उड़ने के पीछे 3 चीजें काम करती हैं, लिफ्ट, ड्रैग और प्रेशर, यानी बर्नौली काका का नियम, जो मैं पहले से ही आपको एक वीडियो में समझा चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे ड्रोन के आगे पीछे ऊपर नीचे होने के कारणों की, कि ये कैसे हवा में करतबबाजी करता है। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी हमें पता होनी चाहिए। जरा सोचिए एक ड्रोन का सबसे सिंपल डिजाइन कैसा होगा। जाहिर सी बात है सिंगल रोटर वाला। अब सिंगल रोटर वाले ड्रोन के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। सबसे पहले फायदे जान लो। एक तो ये बैटरी बहुत कम खाएगा और दूसरा ये सस्ता भी होगा। कोई भी मोटर 2 हिस्सों से मिलकर बनती है, एक रोटर और दूसरा स्टेटर। रोटर का काम है घूमना, जबकि स्टेटर स्थिर रहती है। जैसा कि आप जानते हो किसी भी चीज को घुमाने के लिए टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे ही रोटर घूमेगा, ठीक उसी समय, क्योंकि ड्रोन हवा में है, तो इसका स्टेटर विपरीत दिशा में घूमना शुरू कर देगा और यह हवा में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। तो अब आ चुकी है हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या। अब इस समस्या को कैसे सुलझाएं? तो देखिए, अगर आप ध्यान दें तो हेलीकॉप्टर्स के साथ भी यही समस्या है। इसीलिए उनकी टेल पर एक रोटर लगाया जाता है, जो रोटेटिंग ब्लेड से पैदा होने वाली काउंटर टॉर्क को बैलेंस करता है। इसी वजह से हेलीकॉप्टर उड़ पाता है। तो ये था सिंगल रोटर डिजाइन। अब चलते हैं 2 रोटर वाले डिजाइन पर। यह है 2 रोटर वाला डिजाइन, और क्योंकि इसमें 2 रोटर हैं, तो दोनों अलग अलग दिशा में घूमकर एक दूसरे की टॉर्क को कैंसिल कर देंगी। 2 रोटर वाले ड्रोन में अगर एक रोटर क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, तो दूसरे को टॉर्क को काउंटर करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना ही पड़ेगा, नहीं तो यह भी घूमना शुरू कर देगा। यह ड्रोन हवा में स्थिर है और इसका एक और फायदा है, 2 रोटर होने की वजह से यह बैटरी भी कम खाता है, लेकिन इसकी रफ्तार कम है। इसके बाद आते हैं 3 रोटर वाला डिजाइन। अब पता नहीं क्या सोच के ये 3 रोटर वाला डिजाइन बनाया, क्योंकि इसके साथ स्थिरता के इश्यूज हैं, इसलिए ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। इसके बाद आते हैं क्वाडकॉप्टर्स, यानी 4 रोटर वाले डिजाइन। अब या तो ये आपको एच शेप में मिलेंगे या आपको एक्स शेप के मिलेंगे। क्वाडकॉप्टर ज्यादातर इन्हीं 2 शेप के आते हैं। अब जानते हैं कोई ड्रोन अपने आप को हवा में स्थिर कैसे रखता है। तो देखिए, जब किसी ड्रोन का वेट उसके द्वारा पैदा की जा रही थ्रस्ट के बराबर होगा, तो ड्रोन हवा में स्थिर हो जाएगा। अब यहां पर चारों रोटर एक साथ एक ही रफ्तार पर घूमकर इस ड्रोन के वेट को हवा में बैलेंस कर देंगी, और इस तरीके से एक ड्रोन हवा में स्थिर होता है। अब बात करते हैं कोई ड्रोन आगे पीछे कैसे बढ़ता है। ड्रोन को आगे पीछे करना कोई बड़ा काम नहीं है। तो देखिए, इस काम के लिए ड्रोन की एक साइड की रोटर्स की स्पीड को बढ़ाया जाएगा और दूसरी साइड की रफ्तार कम की जाएगी। ऐसा करते ही ड्रोन एक साइड को झुक जाएगा, जिसे पिचिंग कहा जाता है। लेकिन उसके बाद इन रोटर्स की रफ्तार को वापस इन रोटर्स के बराबर कर दिया जाएगा। लेकिन तभी भी ये ड्रोन सीधा नहीं होगा, बल्कि टेढ़ा ही रहेगा और आगे बढ़ना शुरू कर देगा। अब अगर हमें ये ड्रोन सीधा करना है, तो इन रोटर्स की रफ्तार को बढ़ाया जाएगा, या फिर हम उल्टा भी कर सकते हैं, इन रोटर्स की रफ्तार को कम कर दें ताकि ये सीधा हो जाए। और जैसे ही ये सीधा होगा, फिर से रोटर्स की रफ्तार को बराबर करना पड़ेगा, नहीं तो ये गोल गोल चक्कर लगाएगा। अगर आप ध्यान दें तो डायगोनल में लगे हुए प्रोपेलर्स के घूमने की दिशा एक दूसरे से उलट है, यानी इस डायरेक्शन में लगे हुए प्रोपेलर अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में लगे हुए प्रोपेलर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमेंगे, और इस तरह से ये एक दूसरे के द्वारा पैदा की जा रही टॉर्क को कैंसिल कर देंगे और ये हवा में स्थिर हो जाएगा। अब बात करते हैं मिलिट्री ड्रोन्स के बारे में, कि आखिर मिलिट्री ड्रोन्स के अंदर क्या क्या खूबियां होती हैं। तो जी, एक मिलिट्री ड्रोन का विंग स्पैन बहुत बड़ा होता है। ये 12 मीटर से लेके 15 मीटर के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। इसमें नीचे कैमरा लगा होता है और वेपन्स ले जाने के लिए इसके पंखों के नीचे एक माउंट भी दिया जाता है। जंग के मैदान में मिलिट्री ड्रोन को 4 चीजें मिलकर कंट्रोल करती हैं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर टर्की का बायक्टर ड्रोन ले रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज है ड्रोन, उसके बाद आता है ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, जो इस ड्रोन की हर हरकत पर नजर बनाए रखता है। फिर आता है ग्राउंड टर्मिनल। अब ड्रोन से कम्युनिकेशन इसी ग्राउंड टर्मिनल के रास्ते होता है। और चौथा है रिमोट डिस्प्ले टर्मिनल। इस रिमोट डिस्प्ले टर्मिनल की मदद से कोई भी सोल्जर जंग के मैदान पर जहां इस ड्रोन की आवश्यकता है, वहीं से इसे कंट्रोल कर सकता है।
ये सारी चीजें एक साथ हर समय एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं। मान लीजिए जंग के मैदान से ड्रोन को उड़ाकर दुश्मन पर हमला करना है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी सोल्जर इस रिमोट टर्मिनल की मदद से ड्रोन से बड़ी आसानी से हमला कर सकता है। इस रिमोट टर्मिनल का एक और फायदा है, मान लीजिए कमांड सेंटर कहीं पर हमला करना चाहता है, लेकिन जिस जगह हमला करना है वहां की स्थिति और परिस्थिति अचानक से बदल गई, यानी जिस टारगेट पे हमला करना है उसकी जगह पर कोई दूसरी चीज वहां पर आ गई, तो ऐसी स्थिति में कंट्रोल और कमांड सेंटर से तो ये नहीं पता चल पाएगा कि हमला सही जगह हो रहा है या नहीं। तो इस कारण की वजह से भी रिमोट टर्मिनल और उसको ऑपरेट करने वाला सोल्जर जंग के मैदान में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मैं ड्रोन की कंस्ट्रक्शन की बात करूं और मान लूं कि ये एक प्रेडेटर ड्रोन है, तो इसका विंग स्पैन लगभग 15 मीटर का होगा और ये अपने वजन के अलावा 1400 किलो का पेलोड ले जाने में सक्षम है। अब बात करते हैं ड्रोन के फ्यूजलाज की। तो देखिए, ड्रोन की जो बॉडी होती है इसको फ्यूजलाज कहा जाता है। ये बनता है कार्बन फाइबर से। इस ड्रोन के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और मल्टीपल कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगाया जाता है, जो इसकी नोज पर लगे होते हैं, और इसी की मदद से ये जीपीएस के माध्यम से ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से कनेक्ट होता है। अब बात करते हैं एक ड्रोन को पावर कहां से मिलती है। तो एक ड्रोन को 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड इंजन चलाता है, लेकिन इंजन को चाहिए फ्यूल। तो आखिर एक ड्रोन में फ्यूल कहां पर भरा जाता है? तो ड्रोन का फ्यूल टैंक होता है इसके पंखों में, जो बना होता है रबर और प्लास्टिक से। यहां पर इसका फ्यूल भरा जाएगा। अब बात करते हैं हथियारों की। ज्यादातर ड्रोन में जीपीएस गाइडेड या लेजर गाइडेड मिसाइल्स या रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, और ये कितने रॉकेट या मिसाइल लेकर उड़ सकता है ये इसकी इंजन पावर पर डिपेंड करेगा। जैसे ही कोई टारगेट ड्रोन की रेंज में आता है, तो लेजर गाइडेड सिस्टम ड्रोन से फायर होने वाली मिसाइल को इसके टारगेट की तरफ भेज देता है, और ये काम ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन या रिमोट टर्मिनल के थ्रू किया जा सकता है। अब बात करते हैं एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी की। अगर ड्रोन का फायदा है तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो आखिर ड्रोन्स को कैसे रोका जाए, कैसे उनसे होने वाले नुकसान से खुद को बचाया जाए? एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में 360 डिग्री में घूमने वाले रेडार का इस्तेमाल करते हैं, जो कि माइक्रो ड्रोन्स को 4 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है। अब जानते हैं कि आखिर ये डिटेक्ट करता कैसे है। तो ड्रोन को डिटेक्ट करने के लिए ये रेडार EO/IR सेंसर्स या RF डिटेक्टर का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर EO का अर्थ है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, यानी रात के समय ड्रोन से ब्लिंक होने वाली रोशनी को ये रेडार डिटेक्ट करके ड्रोन का पता लगा सकता है। और IR के बारे में तो आप पहले से जानते ही होंगे, इसको बोलते हैं इंफ्रारेड सिग्नेचर्स। अगर ड्रोन से किसी भी तरह का इंफ्रारेड सिग्नेचर आ रहा है तो ये रेडार उसे बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर लेगा। इसके बाद आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर। अगर किसी ड्रोन की ऑपरेटिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी का पता लग जाता है तो उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करके, यानी उसे जैम करके ड्रोन को जमीन पर गिराया जा सकता है। इसके अलावा ड्रोन को लेजर की मदद से भी टारगेट किया जा सकता है। आज के समय इनमें से कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी हैं और बाकियों पर अभी काम चल रहा है। और ये हैं वो 2 ड्रोन जो भारत के पास आने वाले हैं, जिसमें कि रुस्तम 2 का ट्रायल फेज तो खत्म भी हो चुका है और इंडिया ने अमेरिका के साथ MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स की डील पक्की कर ली है, जिसमें हमें 31 ड्रोन मिलने वाले हैं। आने वाले समय में हमें ड्रोन टैक्सी, ड्रोन फूड डिलीवरी और ड्रोन फार्मिंग भी देखने को मिलेगी। तो जी ये था ड्रोन से जुड़ा हुआ भूत भविष्य और वर्तमान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।